हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर में से आपको अधिकांश प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को देखिए और इनको हल कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र को हल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसके प्रश्न पत्र के लिए समय कितना रहेगा। तो दोस्तों, ये पेपर होगा हमारा 3 घंटे 15 मिनट का और इसके लिए पूर्णांक रहेगा 17 अंक का। पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों कि जो पेपर है इसके कुल अंक कितने होंगे, कुल नंबर कितने होंगे। तो दोस्तों, ये पेपर होगा हमारा कुल 70 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद दिए गए दोस्तों यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जो आपको पढ़ने बहुत अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों, पहला दिशा निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी दोस्तों, जो हमारा पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का, जो 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि प्रश्न पत्र 2 खंड खंड ए तथा खंड ब में विभाजित किया गया। यानी प्रश्न पत्र है जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब में। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बंटा हुआ है, खंड ए और खंड ब में। खंड ए के अंदर हमारे टोटल बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिनको आपको ओएमआर शीट में करना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है कि 4 नंबर दिशा निर्देश है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद आता है 5 नंबर दिशा निर्देश कि प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। इसके बाद 6 नंबर दिशा निर्देश है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। यानी जो भी प्रश्न है उसके अंक है वो उसके आगे लिखे गए हैं कि ये प्रश्न कितने अंक है। तो दोस्तों, इसका ये थे कुछ दिशा निर्देश पेपर को लेकर। अब आता है दोस्तों हमारा खंड ए। खंड ए के अंदर दोस्तों टोटल 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसके अंदर जितने भी प्रश्न है वे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर से दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब करते हैं इस पेपर को हल। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आता है हमारा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। और दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो दोस्तों, आप इनके कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 है कि भारतेंदु युग के, 2 नंबर ऑप्शन है द्विवेदी युग के और 3 नंबर ऑप्शन है शुक्ल युग के और 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों हमारा शुक्लांतर युग के। तो दोस्तों, आपको इनमें से सही आंसर है वो आपको चूज करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 नंबर ही हो जाएगा, शुक्ल युग, कि बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 निबंध, ऑप्शन नंबर 2 कविता, 3 नाटक और 4 नंबर ऑप्शन हमारा कहानी। तो दोस्तों, चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, चिंतामणि हमारी निबंध विधा की रचना है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 3 नंबर प्रश्न कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है या फिर जयशंकर प्रसाद की या निराला की है या हरिकृष्ण प्रेमी की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद, यानी गबन हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है ये दोस्तों आपको बताना है। 1936 से लेकर 1943 तक है या 1919 से 1938 तक है या फिर 1900 से लेकर 1918 तक है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1919 से लेकर 1938 तक। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आता है हमारा 5 नंबर प्रश्न कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, नीड़ का निर्माण ये किस विधा की रचना है, ये जीवनी है या फिर आत्मकथा है या फिर साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू,
इसके बाद आता है कि रेखा चित्र की है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। तो नीड का निर्माण एक आत्मकथा है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है या फिर भारतेंदु युग की है या फिर प्रगतिवादी युग की है या फिर छायावादी युग की है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग यानी ऑप्शन नंबर 1 प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है या हरिवंश की है या फिर हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंद पंत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन यानी मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कि भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरणगुप्त की है या मैथिली शरणगुप्त की है या जयशंकर प्रसाद की है या माधवी वर्मा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न कि आधुनिक काल कब से कब तक है। 1 नंबर ऑप्शन है कि सन 1843 से अब तक, 2 नंबर ऑप्शन है 1643 ईस्वी से 1843 तक, 3 नंबर ऑप्शन है 1918 से 1936 तक, 4 नंबर ऑप्शन है 1936 से 1943 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1900। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1843 से अब तक यानी आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 कि मतीराम किस युग के कवि है, मतीराम किस युग के कवि है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है आधुनिक काल के, 2 नंबर ऑप्शन है आदिकाल के, 3 नंबर है भक्ति काल के, 4 नंबर ऑप्शन है रीतिकाल के। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रीतिकाल की। तो मतीराम ये रीतिकाल के, रीति युग के कवि हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11 कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, रति, हास या निर्वेद। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है हास्य का मतलब हास। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12 कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि सेल पर आत्म प्रियो प्रकाश, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये हो गए दोस्तों हमारे टोटल 12 प्रश्न। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13 कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 चरण। तो रोला छंद में टोटल 4 चरण होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और हम यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आकर्षण में आ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा आ उपसर्ग। तो दोस्तों इसका ये हो गया हमारे 14 प्रश्न। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा लीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, 5 भेद या फिर 6 भेद या फिर 3 भेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो दोस्तों हमारा 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कि आंसू का तत्समक रूप है अश्रु, अंशु, रोना या आंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अश्रु। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कि यण संधि का सूत्र है। तो दोस्तों यण संधि का सूत्र हमें बताना है आदिगुण या फिर अक्षरुण दीर्घ या फिर इको यण या वर्धिरेची।
तो दोस्तों हमारा 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, इको यणचि। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो दोस्तों फलस्य शब्द में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है, ये दोस्तों में बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों हमारा 19 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी फलस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, जो हमारा खंड ए का लास्ट प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये लास्ट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। तो दोस्तों हमें इसके अंदर पूछा गया है कि अपठित धातु के अंदर कौन सा वचन है एवं कौन सा पुरुष है। तो दोस्तों इसके अंदर प्रथम पुरुष है एवं एक वचन है, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों इसका ये था हमारा खंड ए, जिसके अंदर 20 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और सभी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट खंड ब, और खंड ब हमारा टोटल दोस्तों इसका पूर्णांक है 50, यानी ये खंड ब टोटल हमारा 50 अंकों का होगा और खंड ए था हमारा 20 अंकों का। तो इन दोनों को मिलाकर पूरा पेपर हो गया हमारा 50 + 20 यानी 70 अंकों का पेपर हो गया, जिसमें 20 अंक निर्धारित करते हैं खंड ए, 50 अंक निर्धारित करते हैं खंड ब। तो अब करते हैं खंड ब को हल। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब आता है हमारा खंड ब, और खंड ब के अंदर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 × 2, यानी यहाँ पर 3 × 2 का मतलब होगा दोस्तों हमारा 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो ये टोटल होगा हमारा 6 अंकों का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर जो हमारे नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इन 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो दोस्तों आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़कर ये जो नीचे प्रश्न पूछे गए इनका आपको जवाब देना है। और दोस्तों इसके अथवा में भी है, यानी दोस्तों आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं अथवा में, और इन दोनों में से आप कौन सा भी एक गद्यांश का आंसर आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इन दोनों गद्यांशों में से आप किसी भी एक गद्यांश का आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये भी हमारा 3 × 2 है, यानी 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये भी दोनों अथवा में है। यानी दोस्तों आपको कहने का मतलब ये है कि आपको ये कौन सा भी एक पद्यांश पढ़ना है और उस पद्यांश के आपके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके आपको आंसर करने हैं इस पद्यांश को पढ़कर। तो आप पहले वाला भी कर सकते हैं या फिर ये जो अथवा में आगे दिया गया ये भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा भी एक आपको करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अथवा के अंदर 2 संस्कृत में गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से आपका किसी भी एक का जो आपको अच्छा लगे उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। और ये हमारा 2 + 3 यानी 2 अंक आपको संदर्भ के मिलेंगे, 3 अंक आपको हिंदी अनुवाद के मिलेंगे, और इन दोनों में से आपको कौन सा भी एक का आंसर आपको करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको दोस्तों 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों अथवा में है, इन दोनों में से आपको किसी का एक का आंसर करना है और आपको इसमें क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और संदर्भ का आपको मिलेंगे 2 अंक और हिंदी अनुवाद का मिलेगा आपको 3 अंक। तो टोटल हो गया हमारा 5 अंक का प्रश्न। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5 कि अपने पठित खंड वाक्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको इन नीचे जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन में से आपको किसी एक का आंसर आपको करना है और इसका अंक आप अपना 3 अंक निर्धारित है, तो इनमें से आपको किसी भी एक का आंसर आपको करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 के अंदर क खंड है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और साथ में उनकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है। और आपको यहाँ पर अंक निर्धारित है, यहाँ पर 3 + 2 यानी 3 अंक तो मिलेंगे आपको जीवन परिचय के मिलेंगे और 2 अंक मिलेंगे आपको उस रचना के उल्लेख के। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय करते हुए
अपने एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो उसी प्रकार दोस्तों ये है, इन तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी 3+2 यानी 5 अंक का है। 3 अंक मिलेंगे आपको जीवन परिचय की, 2 अंक मिलेंगे आपको उस रचना के उल्लेख करने की। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हुआ हो, और ये हमारा 2 अंक का। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको यहाँ पर दोस्तों 4 पार्ट दिए गए, इन चारों में से किन्हीं भी 2 का उत्तर आपको संस्कृत में करना है, और ये टोटल है 4 अंक का, यानी प्रत्येक आपको 2 अंक का मिलेगा। यानी आपको 2 करने हैं और प्रत्येक का अंक का निर्धारित आपके लिए 2 अंक। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 4 निबंध दिए गए, इनमें से आपको किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है और 9 अंक का है। तो दोस्तों आपको प्रश्नों के आंसर है वो अंक के आधार पर करने हैं। यानी अगर 9 अंक का है तो आपको कम से कम 2 या 3 पेज के अंदर आपको निबंध आराम से लिखना है। अगर आपका प्रश्न 1 अंक का है तो आपको उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन के अंदर आपको उसका आंसर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। और दोस्तों इस प्रश्न पत्र में से आपको अधिकांश प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसको ज़रूर से दबा लीजिए। धन्यवाद।